Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमने सबसे लास्ट में पॉइंट एंड लाइन डिस्कस किया। इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी अबाउट दिस लाइन। इनके बेसिस पे हमने अब नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज हमने पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, if lines are these two lines, इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, नोट किया था कि yes or no, distance between two parallel lines, यस d सर, is यस equal सर, पैरेलल लाइंस का क्या था सर? ये क्या था? d is equal to mod of c1 minus c2 upon a square plus b square। तो इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरह से है कि if these two lines are these lines, तो हम फर्स्ट लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे और उसकी सेकंड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। और एक और फिर अपन नोट लिख लेते हैं। तो इसमें सी क्या है? कांस्टेंट जो लाइन के हैं। ओके। If lines are given as 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and 2x plus 3y equal to 7, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा बोलना? इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कोई भी बताओ। क्या हुआ? 11 by root 13। तो अभी फॉर्मूले को अप्लाई करना समझ आ गया कि C1 माइनस C2, तो C1 ये नंबर है, C2 इसको इधर ट्रांसफर करने के बाद जो बनेगा वो नंबर है। सर डिस्टेंस वाला फार्मूला आपने कब? अच्छा नहीं समझा सर। आई थिंक जब हमने पैरेलल लाइन डिस्कस किया था ना उसी टाइम यस, पैरेलल लाइंस में आपने करवाया था उसका। ये बताना कि अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये जो ए बी और सी डी लाइन्स हैं इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है P, और ये वाली साइड लेंथ पता है, लेट्स से स्मॉल a मान लिया, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी इज स्मॉल p। साइड ए बी जो है वो a यूनिट है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया P इंटू ए हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। जो ट्राइंगल का एरिया है वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये तो ट्राइंगल है, तो ये वाला एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली सेम एरिया है, तो डबल ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया इस तरह से हो जाएगा। अब इन दिस केस हमने ये डिस्टेंस को तो स्मॉल p लिया था जो ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस है। अगर हम ए डी और बी सी लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेट्स से कुछ इस तरह से होगा, इसको P2 बोल दें और इसको P1 बोल दें, यानी कि अब डायग्राम इस तरह से है कि ये पैरेललोग्राम ABCD है, दिस एंगल इज थीटा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज P1 एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज P2। तो एरिया अभी बताना है इन टर्म्स ऑफ P1, P2 एंड थीटा। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो हम स्मॉल a की वैल्यू इस डायग्राम से P2 अपॉन साइन थीटा, देखो समझ आ रही है क्या? कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? ये वाला ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल स्मॉल a इज इक्वल टू P2 अपॉन साइन थीटा। तो a के प्लेस पे P2 अपॉन साइन थीटा रखा, तो एरिया इज P1 P2 अपॉन साइन थीटा, वेयर P1 एंड P2 आर डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपन अभी नोट कर लेते हैं। तो अभी ये डेरिवेशन सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर वो फॉर्मूला नहीं लिखना है? नहीं, मैं अभी नोट करा रहा हूँ। अच्छा। इन दिस केस ये कौन सी लाइन की इक्वेशन कौन सी है, ये ऑब्वियस है, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। So if we have taken this line as y is equal to m1x plus c1, then this line is y is equal to m1x plus c2. Similarly, these two lines are parallel lines, and if this is y is equal to m2x plus d1, then this is y is equal to m2x plus d2. तो फॉर्मूला हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। तो P1 दैट इज AB एंड CD लाइन के बीच का डिस्टेंस, जो अभी C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर M1 स्क्वायर आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस M1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही P2 जो है वो AD और BC लाइन के बीच का डिस्टेंस है। और अगर हमें इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा का साइन थीटा फाइंड करना है, तो पहले तो हम टेन थीटा फाइंड कर लेंगे मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, और फिर ट्राइंगल की हेल्प से अगर अपन को टेन थीटा की वैल्यू पता है तो साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। तो ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद जो एरिया का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, और हमें अब आगे से ये फॉर्मूला याद रखना है। बट इन दिस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि C1 C2 D1 D2 ये जो चारों नंबर्स हैं, दीज आर y इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, बट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में जो सी आ रहा है वो यूज नहीं करना है। उस लाइन को पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर पहले उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और वो वाई इंटरसेप्ट हम यहाँ पे C1 C2 D1 और D2 के प्लेसेस पे यूज करेंगे। ठीक है,
तो अपोजिट साइड के y इंटरसेप्ट को लिया तो C1 माइनस C2 नीचे वाला पार्ट into सर, D1 माइनस D2 क्या? ये नीचे जो डायग्राम तो पार्ट, मैंने तो बस ये लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अपोजिट साइड के कांस्टेंट्स को एक साइड लेना है, एक साथ लेना है कि C1 माइनस C2 और D1 माइनस D2 और अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, कैलकुलेशन करनी होगी। अच्छा, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। सर हमने C1 C2 और D1 D2 क्या एक और बार बताएंगे? y इंटरसेप्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ए बी साइड का y इंटरसेप्ट C1 है और सी डी का C2 है, और ए बी एंड सी डी आर पैरेलल साइड्स, तो C1 माइनस C2 को एक साथ लिया हमने। ठीक है, इसमें थीटा का कोई मतलब ऐसे रूल नहीं है। क्यों नहीं है? थीटा जब हमने दोनों लाइंस के बीच में थीटा फाइंड किया तो हमें tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मिलेगा। उस थीटा से हमने फिर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की है, और वो सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। अभी मतलब इस फॉर्मूले में थीटा का कोई यूज नहीं है। इस फॉर्मूले के लिए, इस वाले फॉर्मूले के लिए हमें थीटा फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे ही इन नंबर्स का यूज करके हमें एरिया मिल जाएगा। तो वो फर्स्ट फॉर्मूले का ही सिंप्लीफिकेशन है। हाँ बिल्कुल। ओके। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन अपन एक लिखते हैं। सर एक और बार दिखा सकते हो प्रीवियस पेज? ओके सर, डन। तो करो कैलकुलेशन, बताओ आंसर। तुमने बोला था कि सिंस फॉर्मूले में हमें y इंटरसेप्ट्स का यूज करना है, पहले ऐसा करते हैं, लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। सेकेंड लाइन इज y इक्वल्स टू 4 से डिवाइड किया तो 3/4x प्लस 2/4। थर्ड लाइन y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। एंड फोर्थ लाइन y इज इक्वल टू 3/x माइनस 12/4। तो एरिया इज 84/11। ठीक है, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। सारे नंबर एक बार देख लो, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद 84/11 आ जाएगा। ओके,
सर आर अलोंग लाइंस मतलब सेम स्लोप। एक मिनट मैंने एक लाइन की इक्वेशन और देनी है मुझे। तो सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं एक सेकंड के लिए? 1 minute. Two parallel sides are along 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and 2x plus 3y equals to 5. ये है कंप्लीट क्वेश्चन कि टू साइड्स तो जो है वो उनकी इक्वेशंस गिवन है, थर्ड साइड के लिए ओनली ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें थर्ड साइड और फोर्थ साइड की इक्वेशंस चाहिए और स्क्वायर का एरिया चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं एक बार प्रीवियस पेज शो कर देता हूँ। लास्ट पेज पे ये है। नेक्स्ट पेज सर, ये हो गया था। एरिया का आंसर क्या आया? यहाँ पे पहले एरिया इजीली आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन तो हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि पहले हम इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और ये ही स्क्वायर की साइड लेंथ के इक्वल हो जाएगा और इसका स्क्वायर एरिया हो जाएगा। समझ आया? मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं। Distance between given parallel lines. सर जो 81 क्या हुआ? 81/13। एरिया 81/13। सेम सर। ओके, ठीक है। तो सर और थर्ड साइड का इक्वेशन मिल गया सर, y is equal to 3/2x minus 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर थर्ड साइड चाहिए तो डेफिनेटली थर्ड साइड विल बी परपेंडिकुलर टू दीज टू साइड्स। इन साइड की इक्वेशन क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to सम नंबर बोल रखी है, तो इस लाइन की इक्वेशन 3x minus 2y is equal to कांस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड साइड इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1। तो थर्ड साइड की इक्वेशन 3x minus 2y is equal to 4 आ जाएगी। अभी तक की बात क्लियर है? अब फोर्थ साइड फाइंड करनी है, बताओ कैसे करेंगे? ये स्लोप पता है सर, अभी वो लैम्बडा के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ तक तो सही है कि स्लोप पता है, तो लेट फोर्थ साइड भी 3x minus 2y is equal to सम नंबर, कांस्टेंट मान लिया अपन ने।
अब इस म्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करें? सर या तो हम ये कर सकते हैं सर, वो 2 पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 मान के फिर 3-4 इक्वेशंस आएंगे, 4 इक्वेशंस आएंगे 4 वेरिएबल्स, लेकिन लंबा होगा सर तो आइडियल नहीं है। नहीं, बट इसलिए एक बार बताना कि वो जो 4 वेरिएबल्स बनेंगे उनके लिए 4 इक्वेशंस क्या क्या बनाओगे? सर 2x प्लस 3y जैसे एक इक्वल टू 5 से एक पास होगा सर, दूसरा पास होगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से, एक और पास होगा सर, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला एक लगेगा सर, 9/√13 एंड फोर्थ इक्वेशन? सर स्लोप सर। ठीक है। हाँ, अब बताओ सिंपल मेथड। और ये हर्षित, अच्छा तुमने शायद म्यू का आंसर बोला है -7/38 मोस्ट प्रोबेबली। हर्षित ऐसा ही है क्या? अभी जो म्यू का आंसर फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो सिंपल मेथड क्या रहेगा कि हमने बोला कि सिंस ये स्क्वायर है और हमने जो दो गिवन पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर ही रखा है, तो सेम डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड लाइन 3x - 2y = 4 जो हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है थर्ड साइड इज इक्वल टू 9/√13 और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ c1 - c2/a² + b²। तो म्यू के 2 आंसर्स आ रहे हैं, तो फोर्थ साइड के भी 2 आंसर्स आएंगे। कौन कौन से? 3x - 2y = 13 और 3x - 2y = -5। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन वाली बात। और अब ये देखना ज्योमेट्री से 2 आंसर्स भी समझ आ रहे होंगे। अगर एक साइड AD यहाँ है तो एक साइड AD यहाँ भी तो हो सकती है, स्क्वायर तो यहाँ भी बन सकता है, तो इसलिए 2 आंसर्स आ रहे हैं। तो फोर्थ साइड की इक्वेशन को हमने थर्ड साइड के पैरेलल या फर्स्ट और सेकंड साइड के परपेंडिकुलर इस तरह से अज्यूम कर लिया। इसके बाद हमने बोला कि सिंस स्क्वायर है तो जो डिस्टेंस AB और CD लाइन के बीच में है वो सेम डिस्टेंस AD और BC लाइन के बीच में है, तो डिस्टेंस को सेम यूज करके म्यू के 2 आंसर्स आ गए। गॉट इट? अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लाइन। सर एक बार थर्ड वाला वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या, थर्ड साइड कैसे आया? थर्ड साइड का मतलब एक लाइन चाहिए कुल मिला के अपन को। थर्ड साइड का लाइन के लिए हाँ। पॉइंट स्लोप चाहिए। पॉइंट क्वेश्चन नहीं बता रखा था, 2,1 से पास कर रही है थर्ड साइड, बचा स्लोप। एंड स्क्वायर है तो थर्ड साइड विल बी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट और सेकंड साइड। तो फर्स्ट साइड या सेकंड साइड का जो स्लोप है या लाइन की इक्वेशन है वो ऐसे थी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये ले ली हमने। समझ आ गया? ax + by + c के परपेंडिकुलर bx - ay + k। ओके सर। तो पैरेलल साइड्स आर अलोंग लाइंस, मतलब कि उनके बीच में है क्या? नहीं, अलोंग वर्ड का यूज इस तरह के स्टेटमेंट्स में होता है कि वही लाइंस हैं। मतलब कि लाइन एक्चुअली मतलब अलोंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि लाइन तो कंप्लीट लाइन है लेकिन साइड का मतलब एक सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है, बस ये है। ओके सर। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि इनके सेगमेंट्स जो ये बना रहा है वो पैरेलल है। हाँ, मतलब कि इक्वेशन तो अपन ऑलवेज लाइन की ही लिखेंगे लेकिन स्क्वायर की जो साइड होगी वो एक लाइन सेगमेंट होगा, वो उस लाइन का एक पार्ट है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन मैथमेटिकल तो नोट कर लेंगे बट क्वेश्चन यही है कि हमें एक तो लाइन गिवन है L1 = 0, इसकी इक्वेशन गिवन है और ये बता रखा है कि ये मिरर लाइन है।
एक सेकंड लाइन गिवन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसकी पैरेलल नहीं है। इसकी इक्वेशन भी गिवन है L2 इक्वल्स टू 0। वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ L2 अबाउट L1। जो L3 लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो बताओ मेथड क्या? इन दोनों लाइन की इक्वेशंस गिवन है। सर L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा L1 और L3 का। ठीक है, सर और एंगल दोनों के बीच में सेम होगा सर, L1 L2 के बीच का एंगल, L1 L3 का बीच का एंगल। ठीक है। तो हमें लाइन L3 की इक्वेशन के लिए, हाँ शिव ने जो है वो भी करेक्ट है। अब तुम दोनों ने जो मेथड्स बोले ना उन दोनों को ही हम कंबाइन कर लेंगे जिससे कि थोड़ा सिंपल हो जाए। कि शिव ने बोला कि हमने L2 लाइन पे एनी 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, उन दोनों पॉइंट का रिफ्लेक्शन L1 के अबाउट लिया, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर हमें L3 लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए तो लाइन की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। बट अब मेथड अब क्या यूज करेंगे कि जो L1 लाइन है, जो L1 एंड L2 लाइन है, पहले तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस, तो इजीली आ जाएगा। और फिर L2 लाइन पे कोई एक ही पॉइंट लेंगे और ओनली उसी का रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। एक पॉइंट के रिफ्लेक्शन से काम चल जाएगा, क्योंकि अब हमें L3 लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए। तो मेथड क्या हुआ कि हमने पहले तो गिवन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया, स्टेप 1। स्टेप 2, L2 लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स्ड पॉइंट लिया। जैसे लाइन अगर 2x + 3y = 5 है तो हम इस पे एक फिक्स पॉइंट 1,1 ले सकते हैं, या 0,5/3 ले सकते हैं, या 5/2, 0 ले सकते हैं। कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया, बस वो ध्यान रखना है कि वो p पॉइंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कोई p से डिफरेंट पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट का L1 लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड कर लिया, और जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आएगा वो L3 लाइन पे आएगा। तो L3 लाइन पे अपन को 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अभी अपन क्वेश्चन कर लेंगे, बट सेकंड क्वेश्चन कि अभी तो जो हमने सिचुएशन ली थी उसमें ये दोनों लाइंस मिरर लाइन यानी कि L1 और जो जिसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना था L2, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल हो जाती, ये जो मिरर लाइन है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ कि 2x + सर एक 3y। सेकंड लास्ट पेज दिखा सकते हैं क्या प्लीज? लास्ट पेज कौन सा? हाँ इसके पहले का ही जस्ट जो था। तुम इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ यस, एक सेकंड प्लीज। थैंक यू सर, हो गया। इफ दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन, और मान लो मिरर लाइन की जो इक्वेशन है वो 2x + 3y = 4 है, गिवन लाइन जो है वो 2x + 3y + 5 = 0 है, और हमें रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो बताओ मेथड क्या होगा? सर दोनों का डिस्टेंस perpendicular distance डबल कर निकालिएगा, देंगे और सर। स्कोर से मिल जाएगा। सर बस एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालेंगे हो गया सर, क्योंकि इन दोनों इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, ये तो पैरेलल है सर। ठीक है, दोनों मेथड सही हैं। कि मेथड 1 जो पहले बोला गया कि हम इनके बीच का डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं, ये सेम डिस्टेंस इनके बीच का हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले इस लाइन की इक्वेशन को 2x + 3y = सम कांस्टेंट अज्यूम कर लेना है, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, तो ये लाइन भी पैरेलल ही आने वाली है। इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये डिस्टेंस पता है और ये हम फाइंड कर लेंगे, तो वो mod of c1 - c2/√a² + b² से आ जाएगा। सेकंड मेथड कि हम फर्स्ट लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे। अभी इस पे कोई फिक्स पॉइंट जैसे -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट का मिरर लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे, तो p' मिल जाएगा, और इस लाइन को p' से पास कराएंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो पैरेलल लाइन का रिफ्लेक्शन फाइंड करना समझ आ गया? ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रूल, मतलब ये तुम्हें जब तुम ये पूरा मेथड लगाओगे ना तो आई थिंक समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट लाइन इज 2x + 3y = -5, तो कांस्टेंट्स को हमने कोई सी भी एक साइड में ट्रांसफर कर लिया, तो अभी हमने लेट्स से RHS में ट्रांसफर कर लिया, तो फर्स्ट साइड का कांस्टेंट -5 है, सेकंड साइड का कांस्टेंट 4 है, एंड थर्ड साइड का कांस्टेंट लैम्बडा है। तो -5, 4 एंड लैम्बडा, ये नंबर्स
एपी में आते हैं रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हो गया, 2 into 4 इज इक्वल टू -5 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा का आंसर 8 + 5 13 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये वाला फॉर्मूला ही है। एक बार मैं प्रॉपरली लिखूं तो फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -5 -4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सेकंड एंड थर्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस 4 माइनस लैम्डा अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर में मॉड को सॉल्व किया तो आ गया 9 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा -4। तो लैम्डा -4 इज इक्वल टू +-9। तो लैम्डा का आंसर प्लस साइन यूज किया तो 13 आ रहा है, और माइनस साइन यूज किया तो -5 आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू -5 का मतलब तो ये वाली लाइन ही होगी। तो ये वाला आंसर तो नहीं चाहिए, बिकॉज हमें रिफ्लेक्शन वाली लाइन चाहिए थी। तो लैम्डा इक्वल्स टू 13 हमारा करेक्ट वाला आंसर है। और ये जो हमने कैलकुलेशन की है, हम एग्जाम में डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा। बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन गिवन 2 लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अभी सभी को कोई सी भी एक लाइन का सेकंड लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना क्लियर है। चलो मैं अब इस पे एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं। क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन 2x plus y equal to 5 about line y equal to x। करो सॉल्व, बताओ आंसर। फर्स्ट लाइन पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट क्या ले सकते हैं, x2 y1 कॉमन ले सकते हैं। क्यू डैश कितना हो जाएगा, if point q is 2,1 then q dash is 1,2. अभी मैंने लाइन y इक्वल टू x लिया, तो कोई रैंडम लाइन है तो फिर अपन को प्रॉपर मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। y इक्वल टू x के लिए रिफ्लेक्शन a, p का b, a हो गया। तो रिफ्लेक्टेड लाइन जो पी क्यू डैश लाइन है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो 2 पॉइंट्स पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
तो ये मेथड है रिफ्लेक्शन ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अदर लाइन. Any doubt in this method? Okay. अब इस पूरे सॉल्यूशन में एक ऑब्जर्वेशन समझ आएगा. तो यहाँ पे x 2x प्लस वाई का x प्लस 2y हो गया और जो कांस्टेंट है वो माइनस साइन, वो कांस्टेंट सेम ही रह गया. और वो तभी होएगा जब y इक्वल टू x रहेगा. y इक्वल टू x होगा. शिव ने जो बोला है x नॉट बाय कोफिशिएंट स्विच, प्रॉपर्ली तो हम ये बोलना चाहिए कि हमने x एंड y को इंटरचेंज किया है. कोफिशिएंट को स्विच करना मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट इन दिस केस तो वो चीज भी सही है. बट पॉइंट इज कि जब भी हम कोई से भी एक कर्व बोल रहा हूं मैं, इस कर्व का रिफ्लेक्शन लेंगे y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, तो हमारा आंसर y f of y x इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा. कहने का मीनिंग, लेट्स से कर्व इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0, एंड हमने इस कर्व का y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0. गॉट इट? तो हमें x एंड y को इंटरचेंज कर देना है if we are taking reflection about line y equal to x. ठीक है. अब तुम लोग बताना कि if line is 2x plus 3y equal to 5 and mirror line is y equal to 0 which is x axis, तो reflected line की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डायरेक्टली बिना पेन चलाए बताना है. 2x minus 3y is equal 2x minus 3y equals to 5. 2x minus 3y equals to 5 because a comma b पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन a comma माइनस b हो जाता है, तो हमने y के प्लेस पे माइनस y रखा है बस. समझ आ रहा है? y कोऑर्डिनेट की जगह माइनस y कोऑर्डिनेट रखना है, तो इफेक्टिवली जहां भी y लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम माइनस y रिप्लेस कर लेंगे. अगर हमें इस वाले कर्व का अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्शन लेना होता, देन आवर आंसर इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0. तो जो चीजें हमने लास्ट क्लास के सबसे लास्ट में नोट की थी कि a कॉमा b पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x अबाउट x एक्सिस अबाउट y एक्सिस, तो उनमें हमने जो चेंजेस किए थे कि यहाँ पे b कॉमा a है, तो इसका मतलब कि ये वाले चेंजेस अब पॉइंट के साथ साथ किसी भी कर्व के लिए भी एप्लीकेबल है, और y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो x एंड y को इंटरचेंज करना है. x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो y के प्लेस पे माइनस y रिप्लेस करना है, एंड y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो x के प्लेस पे माइनस x रिप्लेस कर लेंगे. तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट वाले क्वेश्चन पे तो मैंने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया, बट अपन आगे से y इक्वल टू x x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखेंगे. ठीक है. ये मैं हटा देता हूँ. क्वेश्चन, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सर आप उसको नोट में लिखा सकते हैं क्या, जो जस्ट अभी पिछले पॉइंट में बोला आपने? मैं उसका एग्जांपल करा रहा हूँ, नोट में लिखना है क्या? नोट में लिख दो ना सर, मतलब इसके बाद. एक ही बात है, वो एग्जांपल में ये चीज कवर करता था मैं. नोट सर शायद से ये नोट ऑलरेडी पिछले क्लास लिखा दिया था. वो मैंने पॉइंट के लिए लिखाया था, अब मैं कर्व के लिए लिखा रहा हूँ. मतलब है तो सेम ही चीज, यहाँ पे मैंने पॉइंट यूज किया था.
सर क्या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ को भी कर्व बोलते हैं? हम्म ओके सर। ये वाला जो पॉइंट है, अभी तुमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला ना, ये अपन अभी 12th क्लास में या 11th में अगर फंक्शन पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे कि जैसे y इज इक्वल टू log x का ग्राफ तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर log का बेस e है तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है। If we take reflection of this graph about line y equal to x, तो हमें जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा। और ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू e रेज टू पावर x का आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि these two functions are inverse functions of each other। तो उसमें ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन का यूज आता है। सर Inverse- मतलब log 10x और 10 raised to power x भी इनवर्स होंगे? हाँ, अगर log ऑफ x बेस 10 है तो यहाँ से अगर हम एंटी लॉग लें तो x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर y बनता है। तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का मेथड यही है कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है तो वहां से x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो, और ऐसा करने के बाद x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x रिप्लेस कर दो। तो ये जो थर्ड स्टेप में आंसर आया है, दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस। दीज टू आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। यही क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी होता है? ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अलग है, ये हम बात कर रहे हैं ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस की, तो वो फिर चलो बाद में आगे आएगा बाइजेक्टिव क्या होता है। बट इनवर्स फंक्शन हम इस तरह से बोल सकते हैं। आंसर बोला हर्षित ने 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। और कोई कंफर्म करो। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 आ रहा है। इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दोनों लाइन में x और y ऑल्दो लाइंस पैरेलल हैं बट x y के कोफिशिएंट्स जो है वो अलग अलग हैं। तो पहले हम कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो फर्स्ट लाइन इज 6x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड, ये इस तरह से सिचुएशन है। फर्स्ट लाइन तो ये वाली होगी। सेकेंड लाइन इज 6x माइनस 8y इक्वल टू 5, वो ये है। तो थर्ड लाइन इज 6x माइनस 8y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जो हमने भी डिस्कस किया कि माइनस 10, 5 एंड लैम्डा, दीज नंबर्स विल बी इन एपी। तो यहाँ से डबल ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लैम्डा की वैल्यू 20 आ रही है। सो मेरा 10 आया क्योंकि मैंने वो 6x माइनस को करेक्ट आंसर है। तो एक पैरेलल लाइन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो फिर हम डिफ्लेक्शन इस तरह से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और प्रॉपर मेथड हमने जो बोला था, डिस्कस किया भी था, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल कर लेंगे। ठीक है। सर एक सेकंड, लास्ट पेज। डन सर।
2y² plus 3xy plus x² plus 4y is equal to 5. Same, sir. Plus x square plus 4y is equal to 5, sir. हमने अबाउट वाई एक्सिस लिया है रिफ्लेक्शन, तो ये आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारा? फिर ये आंसर तो गलत है। अगर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया है तो x के प्लेस पे माइनस एक्स रखना है ओनली, तो यहाँ तो माइनस साइन ही रहेगा, समझ आ रहा है? तुम्हारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 2y² plus 3xy plus x² minus 4y minus 5 इक्वल टू 0। और ये मैंने कल भी बोला था कि ये हमें ऑलवेज डायग्राम से विजुलाइज करके सोच लेना है। तो अगर अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का x सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस एक्स बन जाएगा। सर सेकंड रिफ्लेक्शन एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे? सेकंड रिफ्लेक्शन में हमने ये बोला था कि कोई भी एक पॉइंट है x, y, इसका अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस x, y हो जाएगा, समझ आ रहा है? हाँ सर। इसका मतलब कि x के प्लेस पे बस माइनस एक्स रखना है और कोई चेंज नहीं करना। ओके सर। अब हम बात करेंगे एक बार वापस से ट्राइंगल की। ट्राइंगल ABC। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, हमने अभी रिफ्लेक्शन की बात की कि ये मिरर लाइन है, ये एक कोई भी गिवन लाइन है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन है। तो इसका मीनिंग हमें अब ये समझ आता है कि मिरर लाइन के अबाउट, जैसे लेट से ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो मिरर लाइन L2 के अबाउट L1 एंड L3 कंप्लीटली सिमेट्रिक है। कंप्लीटली सिमेट्रिक में अब दो चीजें हैं, एक तो क्या कि अगर हम इन एंगल्स की बात करें तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड अगर हम मिरर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट की L1 और L3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड करें तो ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल आएंगी। ठीक है, अब कंप्लीटली सिमेट्रिक ऑफ एप्लीकेशन क्या कि अब हम ये बोल सकते हैं इस डायग्राम से, ये जो हमने बना रखा है कि लाइन L2 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस L1 एंड L3। लाइन L2 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L3 बिकॉज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो L2 लाइन जो है वो इनका जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है। L2 लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये एक चीज हो गई। L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमें अगर कोई सी भी टू लाइंस गिवन है तो उनके बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें सिंस इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमने बोल दिया कि हमें पॉइंट P का लोकस फाइंड करना है। और पॉइंट P पे कंडीशन क्या है कि P से इन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल है। इफ लाइन L1 is A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and line L3 is A2x plus B2y plus C2 equal to 0, तो पॉइंट HK का लोकस फाइंड करने के लिए कंडीशन हम लगाएंगे कि P1 equals to P2, यानी कि मॉड ऑफ A1H plus K1 B1 K plus C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड वाले में मॉड में सेकंड वाला एक्सप्रेशन। और यहां से H के प्लेस पे X, K के प्लेस पे Y रखने से जो आंसर आएगा वो एंगल बाइसेक्टर का आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंस ये वाला आंसर जो मैंने बोला अभी वो इस तरह से है, मॉड में मॉड हटाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो प्लस और माइनस साइन यानी कि टू आंसर्स आ रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर भी ऑलवेज टू लाइंस ही होंगी। एक एंगल का बाइसेक्टर तो ये है और एक ये है, तो प्लस माइनस से हमें ऑटोमेटिकली ये दोनों ही आंसर्स मिल जाएंगे, एक प्लस से मिल जाएगा और एक माइनस से मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इनकी इक्वेशन लिख लेंगे, लेकिन if these lines are L1 equal to 0, L2 equal to 0 and bisector lines को मैंने अभी B1 equal to 0 and B2 equal to 0 बोल दिया, तो देखना B1 line is perpendicular to B2 line. Both the bisector lines are always perpendicular to each other. ये चीज ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो? अगर हमने मान लिया कि ये जो L1 L2 है, इन दोनों लाइंस के बीच में ये पूरा एंगल थीटा है, तो हमें ये भी कंफर्म है कि ये वाला कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब हम एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 सर। ठीक है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा बाई 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो दोनों बाइसेक्टर लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें ध्यान रखना है। और वैसे भी तुम लोगों को मिरर के केस में पता ही है कि अगर ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो नॉर्मल होगा इसके रेस्पेक्ट में भी कंप्लीटली सिमेट्रिक है, तो हम इस लाइंस को बस एक्सटेंड कर दें, तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो नॉर्मल और मिरर आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंसिडेंट रे लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन। लाइन बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एक्सटेंड कर दिया पूरा। तो एक बार लास्ट पेज पे गया था, हाँ, तो ये तो हो गई। ये अपन सारा कुछ ये नोट के फॉर्म में लिखाने वाले हो सर? हाँ हाँ, मैं सारा लिखाऊंगा, ये तो मैंने सारा समझाया है। एक और चीज जो मुझे भी बतानी है वो ये है कि हम अगर ट्राइंगल की बात करें तो सभी लोगों को ट्राइंगल की स्पेशल लाइंस, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, चारों लाइंस कौन सी होती हैं ध्यान है ना? मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर। मीडियन मिड पॉइंट के साथ एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है और एंगल बाइसेक्टर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर bisect करता है। मतलब मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, और एंगल बाइसेक्टर मतलब जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, अदरवाइज एंगल बाइसेक्टर का बेसिक मीनिंग कि जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जो भी अपन ने बात की थी। अब क्वेश्चन इस तरह से है क्वेश्चन, हमने एक इसका शायद एक पार्ट पहले भी किया बट मैं श्योर नहीं हूँ, पर तुम ही बताना कि हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आई थिंक हमने ये वाला क्वेश्चन किया है कि बी एंड सी जो पॉइंट्स हैं उनसे मीडियंस की इक्वेशंस गिवन है। कुछ भी 2x plus y is equal to 5 and x minus 3y is equal to 7। 2x plus y equal to 5 तो नहीं लेना चाहिए बिकॉज वो इस पॉइंट से तो पास इनका इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड है सर। क्वेश्चन था कि हमें लाइन BC की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमने किया है कि नहीं किया? मुझे लगता है किया है, बट चलो नहीं भी किया होगा तो भी कर लेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। तुम तो मेथड बताओ कि इस क्वेश्चन में मेथड क्या होगा। अगेन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी और सी से जो मीडियंस हैं उनकी इक्वेशंस गिवन है, और वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन BC। सर बी मिल गया, मतलब पॉइंट बी मिल सकता है हम लोगों को, क्योंकि वो 2x plus y इक्वल टू आपने कुछ लिखा नहीं है, उससे पास हो रहा है, 8 से पास हो रहा है, तो a का अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें क्यू सॉरी एक सेकंड, नहीं सर कुछ नहीं सर यहाँ पे मतलब ये दो लाइंस का सेंटर, ये दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो सेंट्रॉइड है सर, और ये सेंट्रॉइड मतलब x1 plus x2 plus 2/3 y1 plus y2 plus 1/3, ये दो इक्वेशंस मिल गए सर, और दो इक्वेशंस हमें ये दो लाइन से मिल गए सर। ठीक है, तो जो मेथड बोला गया वो ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर लेंगे तो जी या फिर पॉइंट 2:1 रेशियो निकाल सकते हैं सर। 2:1 रेशियो से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर हम पॉइंट बी को x1 y1 और पॉइंट सी को x2 y2 ले लें
तो अपने पास 4 अननोन है, x1 x2 y1 y2। तो 4 इक्वेशंस क्या बनेगी कि पॉइंट बी जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट सी इस लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2। बी और सी के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स सॉल्व कर लेंगे। ये मेथड समझ आया क्या? सर x1 को तो अगर इससे भी एक सिंपल मेथड एग्जिस्ट करता है ना सर? एक मिनट एक एक करके। हाँ सर अगर x1 को हम लाइक तो इससे आसान मेथड भी एक है सर। हाँ, एक मिनट रुको, आदित्य की बात हो जाने दो पूरी। सर अगर हम x को लाइक x1 को x लेंगे तो फिर y को लाइक 8 माइनस 2x लेंगे तो हाँ, फिर हमने यही मेथड पहले क्लास में डिस्कस किया था, तो ये वाला क्वेश्चन अपने किया हुआ है। तो हमने यही, और मतलब मेथड तो यही यूज किया है, बस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर लिया कि हमने पॉइंट को अभी जो x1 y1 लिया है उसके प्लेस पे हम अगर पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट a ले लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली पहले यहां से लिख लो, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 8 माइनस 2a। ऐसे ही पॉइंट सी के x कोऑर्डिनेट को b लिया, देन y कोऑर्डिनेट इज b माइनस 7/3। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? तो अभी अपने पास सिर्फ 2 ही अननोन है, a और b। और दूसरी चीज कि बजाय सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड फाइंड करना है तो पहले इन दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा, सेंट्रोइड आएगा। फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो मिड पॉइंट m आएगा, और फिर उसके बाद b और c का मिड पॉइंट यूज करेंगे, तब जाके हमारे पास a और b में 2 इक्वेशंस आएंगी। इस चीज को हम थोड़ा सिंपल कैसे बोल सकते हैं कि b और a का मिड पॉइंट x माइनस 3y इक्वल टू 7 पे लाई करेगा। b और a का मिड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a आ जाएगा, और उस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई कराओगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही a और c का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड समझ आया क्या? हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें हमने जो लाइंस दे रखी हैं ये लाइंस मीडियंस हैं। अभी अपन वापस इसकी बात करेंगे, बट एक बार मैं इस टाइप के ऑल क्वेश्चंस की एक बार बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन में अभी अपन को वही पॉइंट ए दे रखा है 2,1, बी सी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और अभी जो लाइंस गिवन है ना ये वाली, these lines are now altitudes। ठीक है, वही 2x plus y equal to 8 और x minus 3y equal to 7, but in now these lines are altitudes and we have to find equation of line BC। बताओ मेथड। सर हमें दोनों लाइन से लाइक दोनों लाइक ए बी और ए सी का स्लोप मिल जाएगा। अगेन फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है कि पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट a ले लिया तो y कोऑर्डिनेट 8 माइनस 2a। ऐसे ही पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट b लिया तो y कोऑर्डिनेट x b माइनस 7/3। अब सर a और एक b ही काम में ये मिल जाएगा सर स्लोप। आगे तो बोलो। सर फर्स्ट उसके बाद 2,1 पे वो डालेंगे सर तो हमें पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, और उसके बाद फिर उसमें एक और ये और 8 माइनस 2a डाल देंगे तो हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम बिल्कुल करेक्ट बोला है कि हमने अगर पॉइंट ए को इस तरह से एज्यूम कर लिया तो स्लोप ऑफ ए बी इनटू स्लोप ऑफ, लेट्स से these points are P and Q into slope of CQ is equal to -1। CQ लाइन का स्लोप तो अपन को पता ही है 1/3। AB लाइन का जो स्लोप है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a आएगा, तो स्मॉल a की टर्म्स में जो इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करके हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी दूसरी वाली इक्वेशन b की टर्म्स में बन जाएगी, वहां से b मिल जाएगा। और अभी श्रवण ने ये बोला था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है, कि हमें अभी इंफॉर्मेशन में अगर हम इन पॉइंट्स को अज्यूम ही ना, अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसका ऑल्टरनेट मेथड बता देता हूं कि अभी इंफॉर्मेशन में ऐसे था
हमसे क्वेश्चन है ऑल्दो बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने को बोला है, क्या हम ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? बताओ, ए बी लाइन यस सर। हाँ सर, क्योंकि इस लाइन से स्लोप आ गया तो इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन पे पॉइंट पता है, तो ए बी लाइन की प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमें ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई तो फिर हम ए बी लाइन और इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। वैसे ही ए सी लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो लाइन बी सी की इक्वेशन आ जाएगी। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। और लास्ट वाले पेज पे मैंने क्या बताया था कि हमने बी और सी को लाइन की हेल्प से इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी एज्यूम कर लिया और m1 m2 इक्वल टू -1 यूज कर लिया बिकॉज राइट एंगल बन रहा है। तो कैलकुलेशन वाइज ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही टाइम लगेगा, तो दोनों में से अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट ये वाला मेथड जो है वो मीडियन वाले मेथड के सेम टाइप का ही हो गया, क्योंकि मीडियन में भी हमने इस तरह से पॉइंट एज्यूम किया था और फिर मीडियन वाले केस में तो ये मिड पॉइंट बन गया था, उसका यूज कर लिया था। इन दिस केस m1 m2 इक्वल्स टू -1 है, ऐसा यूज कर लिया। थर्ड सिचुएशन कि अभी ए बी सी, ए इज 2,1 और जो लाइंस गिवन है वो लाइंस एक्चुअल में अब साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। और लाइन बीसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर ये ए बी लाइन मिल गया सर, ए सी लाइन मिल गया सर। तो ये वाली जो लाइन है ये सी पॉइंट से पास करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। यस सर। देखना इस बात समझ आ रही है। जाएगा और एसी लाइन मिल यस जाएगा, सर। ए और बी का मिड पॉइंट ओवर पॉइंट रहेगा ना सर, तो फिर उससे हो जाएगा। नहीं, ए और बी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे ना, वही तो बात है। अच्छा, तुम कह रहे हो कि वही कि हमने बी वाले पॉइंट को कुछ अल्फा बीटा टाइप्स मान लिया है, ये क्या? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, उससे हो जाएगा। और उसी चीज को हम डायरेक्टली जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा है, देखना ये स्टेटमेंट समझ आता है सभी को। और हमें एक पॉइंट का एक लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना तो ऑलरेडी आता ही है, ठीक है। तो बी इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड सी जो है वो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो बी और सी दोनों को ही हम रिफ्लेक्शन वाले मेथड से फाइंड कर लेंगे और बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो लाइन बीसी की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट? आगे बढ़े। यस सर। लास्ट सिचुएशन, नाउ दीज लाइंस आर एंगल बाइसेक्टर लाइंस। सर एक्स सेंटर वाले केसेस नहीं आएंगे क्या सर? एक्स सेंटर वाले केसेस का मतलब कहाँ नहीं है, मतलब किस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स दिया है। हाँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सी गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी अगेन। बताओ। सर बीसी लाइन हमारा ए बी लाइन का रिफ्लेक्शन है सर, अबाउट 2x plus y is equal to 8। करेक्ट बात है। तो इसका आप यूज कैसे करें? हमें ए बी लाइन की इक्वेशन पता नहीं है ना, अगर इक्वेशन पता होती तब तो सीधे ही आ जाता रिफ्लेक्शन से। बट इसने जो बोला मैं एक बार उसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि बीसी लाइन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ए बी
अबाउट 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। सभी को ये वाली बात समझ आती है? अभी हमने एंगल बाइसेक्टर डिस्कस किया ही था कि भाई बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, तो इसी का यूज कैसे कर सकते हैं कि अगर ए बी लाइन का रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट बीसी लाइन है, तो ए बी लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस वाली लाइन पे लाई करेगा अबाउट दिस लाइन। तो पॉइंट ए का जो रिफ्लेक्शन होगा, पॉइंट ए अपन को पता है, तो पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन इस लाइन पे कहीं इस तरह से लाई कर जाएगा ए डैश, और वैसे ही पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन इस वाली लाइन के अबाउट, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है, तो इसका रिफ्लेक्शन इस वाली लाइन के अबाउट यहाँ पे कहीं लाई कर जाएगा ए डबल डैश। तो हमें बीसी लाइन पे बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं मिले, लेकिन बीसी लाइन पे कोई से भी दो पॉइंट्स मिल गए, ए डैश एंड ए डबल डैश। इन 2 पॉइंट से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर केस में हमने जो भी डिस्कस किया था वो यही था कि इफ लाइंस आर L1 L2 L3, L1 एंड L2 का एंगल बाइसेक्टर L3 है, तो इसका मतलब कि L1 का L3 के अबाउट रिफ्लेक्शन L2 होगा। तो इन दिस केस AB का इस लाइन के अबाउट, इसको मैं BP बोल दूं, तो BP लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन BC लाइन होगी। तो इसका मतलब कि A का रिफ्लेक्शन BP लाइन के अबाउट लेंगे तो वो डेफिनेटली BC लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। और ऐसे ही ये भी सिंस एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके अबाउट भी रिफ्लेक्शन BC लाइन पे कहीं लाई करेगा। तो अपन को BC लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए, A डबल डैश और A डैश। यहाँ से हमें BC लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली B और C ही फाइंड करने को बोल रहा है, तो पहले हम BC लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और BC लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट B हो जाएगा, और ऐसे ही इस लाइन के साथ लेंगे तो C आ जाएगा। बट अभी अपने चारों जो क्वेश्चन किए उसमें मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड अगर गिवन है और कोई भी एक वर्टेक्स गिवन है, तो अभी एक बार देख लो ऑल मेथड्स हमने क्या क्या डिस्कस किया। मीडियन वाले केस में हमने B और C को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a स्मॉल b एज्यूम कर लिया, और फिर बोला कि B और A का मिड पॉइंट इस वाली मीडियन पे लाई करेगा, सेटिस्फाई करा के स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी। और सेम कैलकुलेशन यहाँ के लिए है। नेक्स्ट पेज पे बोला हमने इफ लाइंस आर ऑल्टीट्यूड्स, तो फिर अगेन B और C को वही इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a स्मॉल b ले लिया, और ये बोला कि स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CQ M1 M2 इज इक्वल टू -1। यहां से इन टर्म्स ऑफ A एक इक्वेशन आ जाएगी, A सॉल्व किया आ जाएगा। इन केस ऑफ, अच्छा ये उसी का दूसरा मेथड था, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंपली A का रिफ्लेक्शन अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी पॉइंट B, एंड सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट C आ जाएगा। एंड थर्ड एंगल बाइसेक्टर, अब अगर हम नोटिस करें तो इस वाले क्वेश्चन में यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन में और एंगल बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन में मैथमेटिकली तो हमें एग्जैक्टली सेम ही सॉल्व करना है। समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी हमने रिफ्लेक्शन ही लिया था और एंगल बाइसेक्टर में भी हमें रिफ्लेक्शन ही लेना है, बट डिफरेंस ये है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो हमें डायरेक्टली ही पॉइंट B एंड C के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो BC लाइन पे लाई करने वाले कोई से भी 2 पॉइंट मिल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि B और C पॉइंट हो। इफ ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AB एंड AC आर इक्वल साइड्स, तो उस केस में हमें B और C ही मिल जाएंगे। लेकिन स्केलर ट्राइंगल है तो फिर कोई अलग ही पॉइंट मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रहे तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं। ए वाला पॉइंट 2,1, B एंड C पॉइंट्स इस तरह से हैं। एक तो हमें गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू x है, और दूसरा गिवन है एंगल बाइसेक्टर जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 है।
angle bisector of angle C, and y equal to x line is perpendicular bisector of side AC. Find equation of सर line. यहाँ पे हमें फिर C.1,2 मिलेगा सर, जो x इज इक्वल टू 0 पे नहीं लाई कर रहा है। मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए इसको हम x इक्वल टू 1 कर लेते हैं। तो एक तो हमने ये लिख दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है तो डायरेक्टली हमें रिफ्लेक्शन लेने से दूसरा वाला वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज कर लिया। नेक्स्ट पेज पे अभी तक क्लियर है? सर रिफ्लेक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 को ही नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के फिर a इज इक्वल टू 2,1 से 1,1 बना के उसका रिफ्लेक्शन लेके फिर नए पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन से एक्स प्लेन में ऑब्जर्व करोगे तो ही समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ a which is 2,1 about internal angle bisector will lie on line BC। तो अपन ये नहीं बोल रहे कि वो पॉइंट B होगा, हमने बोला है कि वो BC लाइन पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो और सभी लोग बताओ कि पॉइंट A का x इक्वल टू लाइन, हाँ ठीक है, अपन को कहीं भी फास्ट नहीं चलना है। तो बताओ इस पेज पे जो मैंने लिखा है यहां तक की बात समझ आ गई? तो वो जो डायग्राम था अगर वापस यहाँ वैसे डायग्राम में तो सेम ही है, एक बार वापस से उस डायग्राम को देखें तो हमने बोला कि पॉइंट ए का एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन विल बी ए डैश पॉइंट जो बीसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। और मैं बीसी लाइन वर्ड यूज कर रहा हूँ, साइड नहीं यूज करता। डिपेंड करता है ट्राइंगल में, ट्राइंगल किस टाइप का है। अगर मान लो ट्राइंगल ऐसे है तो हो सकता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाई कर जाए एक्सटेंडेड पार्ट पे, लेकिन इसी लाइन पे लाई करेगा। तो वो मैटर नहीं करता कि कहाँ लाई करता है, बस हमने यही इंश्योर करना था कि वो इस लाइन पे लाई करेगा। हाँ, अभी सभी लोगों को क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। और सिचुएशन क्या है कि x इक्वल टू 1 है, a 2,1 है, a डैश बताना है। तो मैंने कहा था कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में थोड़ा सोच लें तो इजीली समझ आता है कि ये x इक्वल टू 1 लाइन होगी और यहाँ पे कोई पॉइंट 2,1 होगा। तो 2,1 का x इक्वल टू 1 के अबाउट रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज 0,1। समझ आएगा?
जब भी कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन है, वो चाहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं हो, वो भी हमारा सारा डायग्राम, मतलब सारा काम डायग्राम से चल जाएगा। जैसे एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम लोग बताना कि 5,7 पॉइंट का लाइन y इक्वल टू 2 के अबाउट रिफ्लेक्शन बताओ। फाइव कॉमा सेवन का क्या 5,3 एक आंसर बोला गया 5,3 और कुछ या सेम 5,-3 एक आंसर बोला गया 5,-3 और लोग भी ट्राई करो। अरे क्या हुआ सभी लोगों को? हमने कहा कि डायग्राम से ही काम चल जाएगा। कैसे? -5 सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि y इक्वल टू 2 लाइन है कहाँ पे। तो y इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पे कहीं होगी x एक्सिस के ऊपर, एंड पॉइंट इज 5,7। तो 5,7 तो यहाँ पे कहीं होगा। अब 5,7 का y इक्वल टू 2, ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 7 है। तो हम जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो यहाँ जाएगा पॉइंट। तो इस डायग्राम को देख के समझ आ गया कि x कोऑर्डिनेट तो 5 ही रहेगा। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके लिए? ये डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है, क्योंकि 5 ये y कोऑर्डिनेट 2 है। -5 है क्या y एक्सिस? नहीं, -3 है। ये डिस्टेंस 5 यूनिट, तो ये भी डिस्टेंस 5 यूनिट रहा होगा। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जो y इक्वल टू 2 से 5 यूनिट नीचे है। तो वो -3 वाले पे आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? यस सर। अदरवाइज जो बेसिक फॉर्मूला है ना x माइनस x1 अपॉन a, उससे तो आ ही जाएगा, मतलब उससे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर हम डायग्राम से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड लाइंस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस के बने तो। चलो, तो ये अभी हम जो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जिसमें एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है एंड एक लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने दोनों के लिए ही रिफ्लेक्शन फाइंड किया और फिर बीसी लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए। एक तो a डैश पॉइंट मिल गया विच इज 0,1 और एक c पॉइंट मिल गया था। c पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 आ गए थे। अच्छा, बिना पेन चलाए इक्वेशन ऑफ लाइन AC या सॉरी a डैश c और BC y माइनस x इक्वल टू 1 समझ आ गई? क्योंकि इन दोनों के y और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन से एग्जाम में समझ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉपर मेथड अपन को 2 पॉइंट फॉर्म से पता ही है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो, और किसी को कुछ डिस्कस करना है लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बताओ। तो हमें यहाँ पे सिर्फ BC का इक्वेशन फाइंड, ओके सर। सर यहाँ पे मतलब लेकिन B का अगर पॉइंट हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे सर? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर रिक्वायर्ड हैं यस हम सर, तो हम यहाँ पे P को a,a+1 मान लेंगे और क्या कर सकते हैं सर? एक्सेप्ट AC अपॉन AB वाला फॉर्मूला वो वो मेथड तो लगाएगा। जस्ट क्योंकि बी पॉइंट नहीं पता है तो वहां पे वो चीज लेंथी हो जाएगी। यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे सिंस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो वो रेशियो वाला पॉइंट यूज करना तो काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स Yes, की sir. कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इन दिस केस अगर हमने बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का कोई यूज कर नहीं सकते और एंगल बाइसेक्टर का यूज ही करना होगा। तो एंगल बाइसेक्टर का यूज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। बी पॉइंट की पोजीशन फिक्स कर ही नहीं सकते। जो क्वेश्चन ने ट्राइंगल दिया है उसमें बी वाला पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है। क्यों लाई कर सकता है? क्योंकि क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे है। क्वेश्चन ने ए पॉइंट को फिक्स किया, C पॉइंट को फिक्स कर दिया। हाँ सी पॉइंट को फिक्स कर दिया और हमने बीसी लाइन को भी फिक्स कर लिया। लेकिन क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल
ये वाला ट्राइंगल भी हो सकता है, ये वाला ट्राइंगल भी हो सकता है, ये वाला ट्राइंगल भी हो सकता है। इन सारे ही ट्राइंगल का जो एंगल सी का बाइसेक्टर है वो तो सेम लाइन आएगा, बिकॉज एंगल सी तो फिक्स ही है। तो बी पॉइंट फिक्स ही नहीं कर सकते हम, बी पॉइंट इस ट्राइंगल में कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक बार अपन देख लेते हैं। अभी तो क्योंकि मैंने जो पहले डिस्कस किया था तो फिर दोनों ही लाइन को सेम टाइप की लाइन ली थी। अब मान लो क्वेश्चन ये है कि एबीसी है, बी से जो लाइन गिवन है वो तो ऑल्टीट्यूड है, और सी से जो लाइन गिवन है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो देखना अभी बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए एंगल बाइसेक्टर यूज कर लिया, और y इक्वल टू एक्स ऑल्टीट्यूड का यूज कैसे करेंगे कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा नहीं 0 कॉमा ए, समझ आ गया। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर लाइन x इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमने 0 कॉमा ए एज्यूम कर लिए। स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ इसको p बोल दिया bp इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AC इज a -1 अपॉन 0 -2 इंटू स्लोप ऑफ BP इज 1। तो a -1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो a का वैल्यू 3 आ गया। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स 0,3 बन गए। तो C मिल गया और a डैश मिल गया। तो BC लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसा लग रहा है एनर्जी खत्म हो गई। हाँ सर क्लियर है। मीडियम वाला भी कर सकते सर हैं। एक ये हम मीडियम लोग रिफ्लेक्ट आज उसको बोले थे। पूछ रहा हूँ, एक मीडियम वाला क्वेश्चन करवा सकते हैं। अभी कराता हूँ इसके बाद। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि ये जो मतलब जैसे ए है, ए पॉइंट है, तो अगर इसके यहाँ पर एंगल एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, तो बीसी पे लाई करेगा, वो श्योर है। तो ऐसा फिर हम और दूसरा किसके साथ हो सकता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो फिर वर्टेक्स ही बन जाएगा रिफ्लेक्शन लेने के बाद। साइड का जो लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज किया था कि साइड का हाँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन? तो फिर हमने जब रिफ्लेक्शन लिया तो वो वर्टेक्स सी ही बन गया था। तो रिफ्लेक्शन वाला हाँ, मेथड ओके। ओनली एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही यूज करते हैं। हाँ, अपन आज बस यही रख रहे हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन मीडियन का और कर लेते हैं। मीडियन वाले केस में भी अब ऐसा करते हैं, एक लाइन को मीडियन ले लिया और एक लाइन को एंगल बाइसेक्टर ले लिया। तो क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर तो अपन ने 2 बार ले लिया। ऐसा करते हैं, ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं कि दिस लाइन इज ऑल्टीट्यूड एंड दिस लाइन इज मीडियन, और इक्वेशन 2x + y = 1 एंड इसकी इक्वेशन x - 3y = 5।
फाइंड इक्वेशन ऑफ बीपी। तो एक ऑल्टीट्यूड लिया है और एक मीडियन लिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं CM इज मीडियन, BP इज मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों ही केसेस में देखो, जिसमें बाइसेक्टर यानी कि एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तब तो हमने रिफ्लेक्शन वाला मेथड यूज किया है, और जब भी मीडियन और ऑल्टीट्यूड है तो हमने पॉइंट एज्यूम किए हैं। तो बी वाला पॉइंट जो बीपी लाइन पे लाई करेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर स्मॉल ए लिया तो वाई कोऑर्डिनेट इज a-5/3। ऐसे सी वाला पॉइंट जो मीडियन पे लाई करेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी लिया तो वाई कोऑर्डिनेट इज 1-2b। ठीक है, अब ए और बी फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी विच इज a+2/2, a-5/3 + 1/2, जिसको हम m बोल रहे हैं। दिस लाइज ऑन मीडियन 2x + y = 1। तो यहां से स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 6 × 3 - 2। ऐसे ही स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BP इक्वल टू -1 करने से -16। स्लोप ऑफ AC कितना है 1 - 2B -1/B -2, and slope of line BP is 1/3। स्मॉल a और स्मॉल b मिल जाएगा तो B और C पॉइंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो लाइन BC की इक्वेशन आ जाएगी। It should be -1/4a + 2 तो ये क्या बन रहा है 7a, और ये बन गया अभी 6 - 2 दैट इज 4। ठीक है, चलो कैलकुलेशन जो भी है, तो अगर मीडियन गिवन है तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो अपन अभी आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। एक बार देख लो हमने जो आज डिस्कस किया, सबसे पहले कैसे शुरू किया था अपन ने आज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो फॉर्मूला ही था। फिर बात की इन पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस की। फिर बात की एक लाइन का सेकंड लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, और उसके लिए हमने बोला कि हम रिफ्लेक्शन जब फाइंड करेंगे और लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो पहले तो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट P फाइंड कर लेंगे, और फिर जिसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है उस पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट लेके उसका मिरर लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और इफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो फिर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल करके रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट अप्रोच ये था कि तीनों लाइन के कांस्टेंट ऑर्डर में लें, इसका C1 कांस्टेंट, इसका C2 कांस्टेंट, इसका C3 कांस्टेंट। तो C1 C2 C3 दीज नंबर्स आर इन AP, यहां से हमें C3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमने जो अभी सबसे लास्ट में डिस्कस किया कि हमें एक ट्राइंगल का एक वर्टेक्स दे रखा है और कोई सी भी 2 स्पेशल लाइंस दे रखी हैं, और हमें ट्राइंगल के थर्ड साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए लास्ट में जो इक्वेशंस किए हैं कि वो स्पेशल लाइंस एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड या मीडियन, इन चारों में से कोई सी भी लाइंस हो सकती है। सर
सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कर्व वाला, उसमें मतलब पहले जो रिफ्लेक्शन था उसमें आपने x और y का चेंज किया, और जो सेकंड रिफ्लेक्शन था उसमें आपने x को -x बनाया, राइट? तो मतलब वो ऐसे ही ऑर्डर में जाने का कि पहले x को y करना है, देन फिर सेकंड रिफ्लेक्शन में x -x बनेगा। क्वेश्चन ने जिस ऑर्डर में रिफ्लेक्शन करने को बोला उसी में करना है। अच्छा, मतलब सर बट वो समझेगा कैसे हमें? नहीं, क्वेश्चन ने बोला ही है ना कि इफ दिस कर्व फर्स्ट हमने रिफ्लेक्ट किया अबाउट लाइन y इक्वल टू x, तो न्यू कर्व जो है वो फाइंड कर लिया अपन ने पहले, और उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है देन अगेन रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस, तो उसी के बाद हमें ये चेंज करना है। अच्छा, तो पहले के बाद वापस चेंज करा है, इसीलिए x -x हुआ। मतलब कि हमने अब यूं मान लो कि अगर क्वेश्चन ओनली यहाँ तक ही होता, यहाँ पे खत्म हो जाता, तो हमारा आंसर ये वाला कर्व आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन बोलता कि ये जो कर्व आ गया एक बार चेंज करने के बाद, उस कर्व में हमने फिर ये वाले चेंजेस किए हैं, तो अभी इस वाले कर्व में चेंज करना है ये वाले। ओके ओके सर। एनी अदर डाउट? नो सर। अभी अपन ने स्ट्रेट लाइन में काफी कुछ कवर कर लिया। अभी अपना बचा क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, एंगल बाइसेक्टर एंड पेयर। ये सारा मिला के 1.5 आवर, और ये भी 1.5 आवर, 2 आवर्स। हाँ, तो तो संडे को हमारी 4 घंटे लेक्चर है, बट बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, हमारा KVPY है। संडे को, और संडे को तो अपनी 4 आवर्स की क्लास है। हाँ सर, वही मतलब। सर KPI 9:30, हाँ 9:30 उधर पहुंचने का है, मतलब सॉरी 9:30 तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और 8 बजे यहाँ से निकल, क्योंकि पवई जाने का, मेरा पवई। तो मतलब 12 बजे तक तो एग्जाम ही है, और हम लोग हाँ अटेंड तो नहीं कर आएंगे आराम से पाएंगे। 1 बजे तक। और फिर संडे को तुम उसके बाद फ्री हो गया? हाँ सर, शाम में आप रख सकते। उसके बाद हाँ पूरा टाइम फ्री। चलो मैं एक बार बात करता हूँ, तो एक बार संडे की क्लास का टाइमिंग का चेंज होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और सैटरडे को क्लास तो फिर सेम ही है ना, सैटरडे को तो अपना ये यस कवर। सर। ठीक है, होमवर्क मैं सैटरडे को बताता हूँ फिर, क्योंकि अभी तो आज कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कवर हुआ भी नहीं है, तो होमवर्क मैं सैटरडे को बता दूंगा। और नहीं लेकिन ओके, तुम डिस्कशन भी नहीं कर पाओगे। अभी मैंने पहले होमवर्क क्या बताया था, पता है क्या किसी को? सर एक्सरसाइज सर 1 का इन 1 चैप्टर to एक्सरसाइज 50 1 तक 2 बोल दिया 3 था। और 1 to 20। एक मिनट 1 to एक 4। ही बोल। अच्छा हाँ 1 to 4 सॉरी। ओके, ये तो 1 to 4 है, और 1A में 1 1 to to 50। 50 था। 1 to 20। 1 to 20। सर 50 था। 50 था। 50 सर। 1A में 1 to 50 था ना, 1A में क्वेश्चंस कितने हैं? 60 क्वेश्चन। हाँ तो चलो अभी 50 तो क्या 56 तक कर सकते हो, बस वो है लास्ट के 3 क्वेश्चंस। 57 भी कर सकते हो। लास्ट के 3 क्वेश्चंस फैमिली ऑफ लाइंस में है। जो फैमिली ऑफ लाइन अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा कर लेते हैं कि 1A कंप्लीट कर लो बस, और कुछ होमवर्क नहीं है आज का एक्स्ट्रा, बस यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को पूछना है, कोई पॉइंट कुछ भी डिस्कस करना है तो बताओ। चलो फिर ठीक है, बाय।